Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके बीपीएससी 142 यानी कि परिवर्तनशील विश्व में भारत की विदेश नीति का जो आपका पेपर है उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे जो है एग्जाम में टिप्पणी लिखने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं कई सारे, जिसमें आपको चॉइस भी मिलती है। यहाँ पर हम उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिन पे आपको टिप्पणियां लिखने के लिए आती हैं। सबसे पहली जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, भारत की व्यापार और विदेश नीति से जो आपका ये टॉपिक है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि जो भारत है उसकी जो विदेश नीति और व्यापार की जो नीति है उसमें हम क्या देखते हैं कि समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा बदलाव हमने कब देखे, 1991 के बाद से, जब से हमने जो है एलपीजी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से जो इंडिया की विदेश नीति है उसमें हमने महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। और ये सारे जो सुधार हैं वो क्यों किए जाते हैं? ये सुधार किए जाते हैं ताकि जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सके और विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें वो एक प्रमुख खिलाड़ी बन सके। अब हम यहाँ पर कुछ मुख्य पहलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे 1991 के आर्थिक सुधारों के बारे में। जब 1991 में एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अंदर जो है विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, विदेश से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसको बढ़ावा दिया गया और व्यापार जो है उसको मुक्त कर दिया गया, यानी कि उस पर जो भी पहले टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी जो है सरकार ने हटा दी, जिसे हम लोग कहते हैं आर्थिक लिबरलाइजेशन की दिशा में तेजी से भारत ने कदम बढ़ाए। इसके बाद भारत की विदेश नीति ने अधिक व्यापारिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। उसके बाद जो भारत है वो व्यापार की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ा, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा और व्यापारिक जो रिश्ता है भारत का वो बाकी के जो देश हैं उनके साथ क्या हुआ, और ज़्यादा मजबूत हो गया। सबसे पहले हमने क्या बताया, आर्थिक सुधारों के बारे में बताया। फिर हम यहाँ पर WTO का रोल बताएंगे, यानी कि जो आपका विश्व व्यापार संगठन है उसका क्या रोल है। भारत ने 1995 में WTO के सदस्य के रूप में शामिल होकर वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अपनी भागीदारी शुरू कर दी। वैश्विक जो विश्व में जो व्यापार होता है उसके अंदर जो भारत है उसने अपनी भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ा लिया। ठीक है, कैसे बढ़ा लिया, जब वो WTO का हिस्सा बना। इसके बाद भारत ने अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने, कृषि उत्पादों की वैश्विक व्यापार नीति को सुधारने और घरेलू उद्योगों के लिए वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भी कदम उठाए। क्योंकि भारत को पता था कि अगर वो वैश्विक बाजार में जाएगा तो वहाँ पर उसको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जो विभिन्न देश हैं उनसे वहाँ पे कंपटीशन रहेगा माल को लेकर, जो भी चीज़ें वो सेल करते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस कंपटीशन से निपटने के लिए भी जो भारत है उसने कई सारे जो है सुधार अपनाए, घरेलू जो उद्योग हैं उनको उसने बढ़ावा दिया। उसके अलावा कई देशों के साथ जो इंडिया है उसने बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, जैसे कि भारत आसियान व्यापार समझौता है, भारत जापान, भारत कोरिया मुक्त व्यापार जो समझौते हैं भारत विभिन्न देशों के साथ करता है। देन हम यहाँ पे बात करेंगे आर्थिक कूटनीति की। भारत की विदेश नीति अब केवल राजनयिक संबंधों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह आर्थिक कूटनीति में भी गहरे प्रभाव डालने लगी है। ठीक है, किसमें, आर्थिक कूटनीति में भी। विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति जो है उनका आपस में रिलेशनशिप रहता है। भारत ने विशेष रूप से ऊर्जा, रक्षा और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कई देशों के साथ क्या किया है, अपने सहयोग को बढ़ाया है। इसका एक उदाहरण है कि जो भारत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारत यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत व्यापार संबंध जो है उनके मजबूत हुए हैं। और दोनों देशों ने 2016 में भारत यूएस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिससे व्यापार, रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ, सहयोग बढ़ा था। फिर अब हम यहाँ पर बात करेंगे भारत चीन संबंधों की। भारत और चीन के रिश्ते ऐतिहासिक और जटिल रहे हैं, जिसमें व्यापारिक, सांस्कृतिक और सीमा विवादों का मिश्रण हम देखते हैं। ठीक है, व्यापारिक, सांस्कृतिक और जो सीमा विवाद हैं इनका मिश्रण हम देखते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच काफ़ी सहयोग भी है, लेकिन सीमा विवाद और अन्य राजनीतिक मुद्दे इन संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं। भारत और चीन के जो भी आप देखते हो रिलेशंस हैं, पुराने नए, वो सारे आपको इसमें बताने हैं। सबसे पहले आप लोग क्या बताओगे स्टूडेंट्स, व्यापारिक संबंधों के बारे में बताएंगे हम। हम क्या देखते हैं कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार है उसमें क्या हुई है, भारी वृद्धि हुई है।
और 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तेजी आई और आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, तो जो चीन है वह क्या है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चीन भारत का प्रमुख आयात स्रोत है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कच्चे माल के रूप में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चीन से आयात बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर सीमा विवाद की बात करें तो हम समय समय पर देखते रहते हैं कि अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पर लंबे समय से तनाव हम हमेशा देखते हैं। 1962 में चीन का युद्ध भी हुआ था हमारे साथ, डोकलाम संकट 2017 का, गलवान घाटी संघर्ष 2020 का। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो तनाव है इन दोनों देशों के बीच वो बढ़ जाता है। फिर आता है आपका वाणिज्यिक और कूटनीति सहयोग। तो इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग भी है। ब्रिक्स जो है आपका, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स है आपका, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में भारत और चीन दोनों सदस्य हैं। इन मंचों पर वे व्यापार, पर्यावरण और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं। तो जब भी ब्रिक्स की मीटिंग होती है, एससीओ की मीटिंग होती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इन मीटिंग्स में किन किन मुद्दों पर ये लोग चर्चा करते हैं, तो वो मुद्दे क्या क्या हैं हमारे, व्यापार का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा और आतंकवाद का मुद्दा। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर वहां पर बातचीत होती है। फिर चीन के जो पाकिस्तान के संबंध हैं वो भी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि जो चीन है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और वो जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, ऐसी परियोजनाएं वो कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भारत की जो सुरक्षा है ना वो खतरे में आ जाती है। तो सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों ने भारत चीन व्यापार में वृद्धि की है। 2022 में भारत चीन व्यापार का आंकड़ा $100 बिलियन के पार भी गया था। अब हम बात करेंगे कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो क्या है। तो भारत की विदेश नीति का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से इसे लागू किया था और इस नीति का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उन्हें मजबूत और सौहार्दपूर्ण बनाना है, जिससे कि क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि हो सके। ठीक है, क्या क्या हो सके, क्षेत्रीय शांति आ सके, और क्या हो सके, सुरक्षा बढ़े, और क्या हो, आर्थिक समृद्धि हो। ओके, देन आप यहाँ पर कूटनीतिक सहयोग के बारे में बताएंगे। तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वर्ष में ही अपने पड़ोसी देशों के प्रमुखों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। ठीक है, किसमें, कूटनीतिक जो संवाद है ये करते रहते हैं वो। और भारत ने क्या किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वर्ष में ही जो पड़ोसी देशों के प्रमुख थे, ठीक है, उन्हें क्या किया था, आमंत्रित किया था। तो ये मीटिंग्स वगैरह जो ये आमंत्रण लोग भेजते रहते हैं, ये लोग आपस में मीटिंग्स करते रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कूटनीतिक संवाद कहते हैं। फिर आपका आता है सुरक्षा सहयोग। तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा, आतंकवाद, सीमा विवाद और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर भी सहयोग को बढ़ाया है। नेपाल, भूटान, मालदीव के साथ विशेष रूप से सुरक्षा समझौतों और मानवतावादी सहायता कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है। भारत ने कई पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अर्थव्यवस्था केंद्रित पहले की है। उदाहरण के लिए भारत ने मालदीव, नेपाल और भूटान जैसे देशों को आर्थिक सहायता दी और व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर देखो, मालदीव्स में, नेपाल वगैरह जो देश हैं, भूटान जैसे जो देश हैं, इनको जो इंडिया है वो आर्थिक सहायता देता है और इनके साथ ना व्यापारिक समझौते करता है, ताकि ये जो क्षेत्र हैं भारत इनका आर्थिक सहयोग कर सके। फिर चीन और पाकिस्तान जो है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते विवादित हैं, लेकिन भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की पहल की है। तो हालांकि सीमा पर लगातार तनाव बना रहता है। तो ये हमारे, क्योंकि भारत और चीन हमारे पड़ोसी देश हैं, तो उनके बारे में भी हम इस आंसर में बताएंगे। और चीन के साथ भी भारत के रिश्ते संघर्षों से भरे हुए हैं, लेकिन बिम्स्टेक, एससीओ और अन्य क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से भारत और चीन के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो
जारी रहती हैं। फिर हमें बताना है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन के मुद्दे पर पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई पहलें की, जैसे कि भारत नेपाल जल समझौता, भारत बांग्लादेश नदी जल समझौते, ये सारे समझौते भी किए हैं। फिर आप इसमें उदाहरण और बताएंगे, नेपाल का बताएंगे, भूटान का बताएंगे और मालदीव का बताएंगे। तो नेपाल के साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक रिश्ते हैं हमारा जो पुराने रिश्ते हैं हमारे नेपाल के साथ, और भारत ने नेपाल को आर्थिक सहायता प्रदान की है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते भी होते रहते हैं। फिर हम भूटान के बारे में बात करेंगे। तो भारत और भूटान के रिश्ते खासी करीबी हैं, विशेषकर सुरक्षा सहयोग और पानी के संसाधनों के मुद्दे पर। भारत ने मालदीव को कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल सहायता, खाद्य सामग्री, वैक्सीन प्रदान की। इससे क्या हुआ कि दोनों जो देश हैं उनके मुद्दे, उनके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब पड़ोसी प्रथम नीति जो है ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसको देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे तो भारत के जो हमारा भारत है उसकी सुरक्षा बनी रहेगी। तो पड़ोसी देशों से जो भी आतंकवाद आता है, सीमा पार घुसपैठ होती है, क्षेत्रीय तनाव होता है, ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और भारत का क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने से उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, साथ ही है पड़ोसी देशों के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रीय व्यापार है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे तो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार भी बढ़ेगा। इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पड़ोसी देशों के विकास में भी यह क्या रहता है, सहायक रहता है। भारत का लक्ष्य क्षेत्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संभावित जो संघर्ष हैं उन्हें कम किया जा सके। अब हम बात करेंगे भारत और रूस के संबंधों की। तो भारत और रूस के बीच जो सामरिक संबंध है वो 20वीं शताब्दी से ही क्या है, मजबूत है। सोवियत संघ के साथ जो है भारत का सहयोग बढ़ा था 1950 और 60 के दशक में। जब भारत पश्चिमी देशों से रक्षा सामान प्राप्त करने में असमर्थ था, तब सोवियत संघ ने जो है भारत को क्या की थी, सैन्य सहायता दी थी। कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हैं? तो 1962 में भारत चीन युद्ध जब हुआ तब भी सोवियत संघ से सैन्य आपूर्ति हुई। पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब भी सोवियत संघ ने हमें कूटनीतिक और सैन्य समर्थन दिया। उसके अलावा आधुनिक संबंध देखें तो आज भी भारत और रूस के जो मतलब संबंध है, वो भारत जो है रूस से रक्षा सामग्री खरीदता है। ठीक है, ये अलग अलग विमान है, लड़ाकू विमान खरीदता है, हथियारों का आयात करता है, और इंद्र सैन्य अभ्यास जो है ये सारे सैन्य अभ्यास भी वो करते हैं। तो भारत रूस संबंधों में ऊर्जा क्षेत्रों में भी सहयोग है, जैसे कि आपका न्यूक्लियर ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में भी दोनों देशों में सहयोग हम देखते हैं। फिर आता है 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति। तो एक टाइम ऐसा था कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा था ताकि उसकी मुक्ति हो सके। तो 1971 का युद्ध, जिसे इंडो पाक वॉर या फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहा जाता है, इसने भारतीय विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, वहां पर क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था, हमारा पाकिस्तान का ही पार्ट था, और उसको हम लोग क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो इस संकट में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की मांग उठी, जिसे भारत ने समर्थन दिया। तो जब यहाँ पर ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी, तो इस वॉर में बांग्लादेश ने मांग की कि उसे क्या रहना है, पाकिस्तान से स्वतंत्र होना है, और इस स्वतंत्रता में हमारे देश भारत ने बांग्लादेश की सहायता की थी। अब कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई? तो भारत ने क्या किया, सैन्य हस्तक्षेप किया। तो भारत ने बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध शुरू किया। भारतीय सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को हराया और 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है, पाकिस्तान के जो भी सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया, और जो बांग्लादेश है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। फिर आता है कूटनीतिक समर्थन। तो सोवियत संघ ने भारत को पूरी तरह से कूटनीतिक समर्थन यहाँ पर दिया था इस वॉर के अंदर। तो जबकि पश्चिमी देश जो थे हमारे, उन्होंने किसको सपोर्ट किया था इसमें, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया को किसने सपोर्ट किया था, सोवियत संघ ने। तो भारत ने इस संघर्ष को एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया और पूरी दुनिया में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए समर्थन यहाँ पर जुटाया था। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद। तो भारत ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में मदद की
और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और जो सैन्य सहयोग है वो बढ़ गया। उसके बाद से बांग्लादेश की स्वतंत्रता ने भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत किया। देन अब हम यहाँ पर मध्य एशिया के साथ भारत के आर्थिक संबंधों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मध्य एशिया के साथ भारत के जो संबंध हैं वो कैसे हैं। तो 1991 के बाद हम क्या देखते हैं कि भारत ने जब अपनी विदेश नीति में बदलाव किया तो उसके बाद से जो उसके मध्य एशिया के साथ जो संबंध थे, आर्थिक और व्यापारिक संबंध जो हैं उनमें उसने बढ़ावा दिया। और मध्य एशिया क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी है। ठीक है, तो मध्य एशिया में हमें क्या मिलते हैं, सारे के सारे जो ऊर्जा संसाधन है वो मध्य एशिया में मिलते हैं, तो वहां से हमें आयात करना होता है। तो इस वजह से जो मध्य एशिया है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ मुख्य पहलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा के बारे में बताएंगे। तो भारत कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे जो देश हैं, ऊर्जा स्रोतों के आयात को बढ़ाने की ये कोशिश कर रहा है भारत इनके साथ। तुर्कमेनिस्तान भारत गैस पाइपलाइन परियोजना है जो कि इसका एक उदाहरण है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन को भारत तक लाने का क्या किया है, प्रयास किया जा रहा है। तो भारत ने मध्य एशिया देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत कजाकिस्तान के साथ भी जो है आयात को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। और भारत ने इन देशों के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया है। हिंदी और संस्कृत भाषा में शिक्षा, भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको लैटिन अमेरिका के संबंध बताने हैं भारत के साथ। तो लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में हाल के वर्षों में हम क्या देखते हैं, सुधार हुआ है। हालांकि पारंपरिक रूप से भारत का ध्यान यूरोप और एशिया पर था, लेकिन 1990 के दशक में से भारत लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनके साथ भी अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ा रहा है। तो भारत ने लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार हो गया, ठीक है, कौन कौन से देश, ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना के साथ जो है व्यापार में वृद्धि करी है। और जो है लैटिन अमेरिका में गांवों और कृषि तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। ब्राजील के साथ भारत का सहयोग विशेष रूप से कृषि उत्पादों जैसे कि सोया और गन्ना में बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद G77 है एक, जिसके अंदर ये दोनों देश आपस में सहयोग करते हैं। और भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ावा दिया। सॉफ्ट पावर यानी कि जो भारतीय फिल्में हैं, भारतीय संस्कृति है, भारत का जो आयुर्वेद है, योगा है, वो सब भी जो है लैटिन अमेरिका में क्या हुआ है, लोकप्रिय हुआ और तेजी से उसका वहां पर प्रसार हुआ है। फिर हम बात करेंगे पंचशील समझौते की। तो 1954 में भारत और चीन के बीच ये पंचशील समझौता जो है ये इंपॉर्टेंट है भारत चीन संबंधों में। पंचशील समझौते का जो है आपको जरूर बताना है। तो दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू हुई थी। अब यहाँ पर 5 सिद्धांत थे जो कि इसमें प्रमुख हैं। तो पहला क्या था, आपसी सम्मान और संप्रभुता। ठीक है, दूसरा था समानता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे, दोनों देश जो हैं आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दोनों देश जो हैं आपस में उनकी संप्रभुता जो है उसका सम्मान करेंगे। समानता और आंतरिक मामलों में वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ की नीतियां, ऐसी नीतियां बनाएंगी जिससे दोनों का लाभ हो और दोनों देश आपस में एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। तो ये 5 जो हैं आपके सिद्धांत थे। तो चीन के साथ विवाद है, तो जबकि पंचशील सिद्धांतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। 1962 में भारत चीन युद्ध ने इन सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़ा किया। तो जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, गंभीर सवाल खड़ा हो गया कि ऐसे तो तुम्हारे 5 समझौते तुमने किए हुए थे पर फिर भी तुम्हारा युद्ध हो गया। तो आज भी भारत अपनी विदेश नीति में पंचशील सिद्धांतों का पालन करता है। आत्मनिर्भरता, समाजवाद और धार्मिक सहिष्णुता को भारत बढ़ावा भी देता है। और भारत और चीन के ने विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय संवाद भी बढ़ाए हैं, यानी कि जो अलग अलग मीटिंग्स होती हैं वहां पर दोनों देश जो है आपस में बातचीत करते रहते हैं, जिससे कि इनके जो राजनयिक जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत हुए हैं। देन हम यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में जो है नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा शुरू की गई थी। पहले इस पॉलिसी का नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। अब ये जो नीति है दक्षिण पूर्व एशिया और पैसिफिक देशों के साथ भारत के रिश्तों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। कौन कौन से देशों के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया
और जो पैसिफिक देश हैं उनके साथ। इसमें आपको आसियान के बारे में बताना है। आसियान जो आपका संगठन है ये एक आर्थिक समझौता है और सभी देश जो हैं इस आसियान समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। भारत ने जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ जो सुरक्षा सहयोग है उसको भी बढ़ाया है। तो खासकर भारत चीन सीमा विवाद और मलक्का जल जो मध्य संबंध है, मलक्का वाला जो है आपका, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब भारत ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई परिवहन गलियारों और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया। इसके तहत भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिकोणीय राजमार्ग जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है आपका? भारत और जो मालदीव्स है, ठीक है, और आपका क्या है इसमें? थाईलैंड है, ठीक है। ये यहाँ पर निर्माण हो रहा है एक त्रिकोणीय राजमार्ग का, ताकि ये जो देश हैं आपस में इनकी आवाजाही बढ़ सके। देन आप 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध है उस पर भी आपको जो है टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। तो 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सीमा विवादों के कारण हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर भारत के खिलाफ आक्रामकता बढ़ाई थी, जिसके बाद ही ये जो युद्ध है इसकी शुरुआत हुई। इसके मुख्य कारण क्या क्या थे? तो पहला कारण था आपका कश्मीर विवाद, दूसरा था आपका सीमा विवाद और तीसरा था पाकिस्तान की रणनीति। तो जो पाकिस्तान है उसने ऐसी रणनीति बनाई कि उसने सोचा कि वो कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा, ठीक है। घुसपैठ उसने की, कश्मीर के हिस्सों पर नियंत्रण करने का उसने प्रयास किया। अब युद्ध में प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई? तो पहले आप बताएंगे पाकिस्तानी घुसपैठ। तो पाकिस्तान ने 5 अगस्त 1965 को कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र में घुसपैठ को शुरू किया, ठीक है। कौन सा क्षेत्र? हाजी पीर जो क्षेत्र है वहां पर कश्मीर में घुसपैठ शुरू की। लाहौर पर फिर पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र लाहौर की और हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने इसे रोक दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले का प्रतिकार किया और सीमा पर जो नियंत्रण है उसको बनाकर रखा। युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत और पाकिस्तान ने शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। तो युद्ध के बाद जो भी समझौते हुए हैं उनके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। और युद्ध के बाद कश्मीर का विवाद जो है हल नहीं हुआ था, उसकी जो स्थिति है हमेशा ही जो है विवादास्पद रहती है। तो 1965 का युद्ध दोनों देशों के लिए विनाशकारी था, लेकिन इसका कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। कश्मीर का विवाद बरकरार रहा और दोनों देशों के रिश्ते में जो तनाव है वो बना रहा। सो स्टूडेंट्स, इसका जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज से। वहां से जाकर आप लोग अपने पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट हमारी ही आती है। देन आप 2 पीडीएफ क्लास 1 का भी डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से ही और क्लास 2 का भी।